नमस्कार दोस्तों, सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम अपने बचे हुए दो सेक्शंस वाइड एग्रीमेंट के सेक्शन 29 और 30 को कंप्लीट करने वाले हैं और इसके साथ ही यह टॉपिक वाइड एग्रीमेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लेक्चर एंजॉय कर रहे होंगे और आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। और मैं बहुत ही बेसिक से आपको बताता हूँ, यह समझ के कि आप जो है अभी बिगिनर्स हैं और आप इस लेक्चर का लाभ उठाइए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को और देखते हैं कि सेक्शन 29 में यह बताया गया है कि करार जो है अनिश्चितता के कारण शून्य है। बहुत सारे लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं सेक्शन 56 और सेक्शन 29 में। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि 56 जो है वो इम्पॉसिबल अटेम्प्ट करने का एग्रीमेंट होता है। जैसे आसमान से तारे तोड़कर लाना, यह अपने आप में असंभव घटना है। यह किसी भी कीमत पे इस घटना को एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता है। यह घटना कभी संभव हो ही नहीं सकती है, तारे कोई तोड़ के ला ही नहीं सकता है। लेकिन सेक्शन 29 जो है वो एग्रीमेंट के अनसर्टेनिटी के कारण वर्ड डिक्लेयर किया जाता है। अनसर्टेनिटी और इम्पॉसिबल, ये दोनों वर्ड अपने आप में बहुत डिफरेंट हैं। इम्पॉसिबल मतलब जो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। लेकिन अनसर्टेन है, वो पॉसिबल हो सकता है। क्लियर नहीं है लेकिन पॉसिबल हो सकता है। तो 29 में यह बताया गया है कि वे सारे एग्रीमेंट जिसका मीनिंग ही क्लियर नहीं है या क्लियर हो भी नहीं सकता है, वो वॉइड है। इसको एक बहुत अच्छे उदाहरण से मैं बताता हूँ। सपोज करिए कि मैं जो है आपसे कहता हूँ कि मैं 200-300 रुपए में अपनी इंग्लिश की 3-4 किताबें दे दूंगा। अब ये बताइए कि यहाँ पे यह क्लियर नहीं है कि मैं 200 रुपए में दूंगा या मैं 300 रुपए में दूंगा। इंग्लिश की किस राइटर की बुक दूंगा? तो यह अपने आप में एकदम अनसर्टेन एग्रीमेंट है और ऐसे एग्रीमेंट को जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 29 में वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है। इस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाद है, गुथिंग बनाम लेन। इस वाद में एक घोड़ा इस कंडीशन पे खरीदा जाता है कि यदि घोड़ा जो है वो किस्मत वाला होगा, लक्की होगा, तो खरीदने वाला 5 पौंड और अधिक रुपए दे देगा। यह एग्रीमेंट जो है वो अनसर्टेनिटी के बेस पे वर्ड डिक्लेयर कर दिया गया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि भविष्य में करार करने के आधार पर संविदा का निर्माण नहीं होगा और न ही इसे परिवर्तित कराया जा सकता है। तो बड़ा ही छोटा सेक्शन है। अगर कोई भी एग्रीमेंट जो है वो अनसर्टेन है तो वो एग्रीमेंट वॉइड है, उसे इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। सेक्शन 30 में बताया गया है कि बाजी करार जो है, वेजरिंग एग्रीमेंट जो है, वो भी वॉइड होता है। अब वेजरिंग एग्रीमेंट किसे कहते हैं? तो वेजरिंग एग्रीमेंट उसे कहते हैं जिसमें ये 3 निम्नलिखित इसेंशियल एलिमेंट हो। जैसे किसी अनिश्चित घटना के संदर्भ में पक्षकार का विपरीत मत हो, कोई ऐसी घटना हो जो फिक्स्ड नहीं हो, अनसर्टेन हो, और उस घटना के बारे में जो एग्रीमेंट करने वाली पार्टीज हैं दोनों के मत भिन्न हो, एक दूसरे से अपोजिट हो। एक हाँ कहता है उस घटना के बारे में तो दूसरा ना कहे। दूसरा इसेंशियल एलिमेंट है कि करार के प्रत्येक पक्षकार को जीतने या हारने की बराबर संभावना हो। हार भी सकता है एक पक्षकार, दूसरा पक्षकार जीत भी सकता है, इक्वल पॉसिबिलिटी हो। तीसरा इसेंशियल एलिमेंट है कि पक्षकारों का घटना में दाव या शर्त के अतिरिक्त अन्य कोई हित या स्वार्थ न हो। मतलब बाजी लगाना ही उनका आशय हो, अन्य किसी प्रकार का उनका इंटरेस्ट उसमें न हो, तो उसे हम बाजी करार कहते हैं। एक बार मैं फिर से रिकॉल कर दूं, वेजरिंग एग्रीमेंट होने के लिए 3 बातें होनी चाहिए। एक तो इवेंट जो है वो अनसर्टेन होना चाहिए और उस इवेंट के बारे में जो विचार हैं दोनों पार्टीज के वो अलग अलग होने चाहिए। दूसरा इसेंशियल एलिमेंट है कि हारने और जीतने की इक्वल प्रोबेबिलिटी हो दोनों पार्टीज के। और तीसरा है कि बाजी लगाने के अलावा उनका और कोई इंटरेस्ट ना हो उस घटना में। तो ऐसे घटना को हम बाजी करार कहते हैं। इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं कि यदि ए बी से कहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच में भारत जीतेगा, पर बी कहता है कि भारत नहीं जीतेगा। दोनों करार करते हैं कि अगर भारत जीतेगा तो बी ए को 500 रुपए देगा, अगर भारत हारेगा
तो ए बी को 500 रुपए देगा। यह करार बाजी करार है और धारा 30 के अंतर्गत शून्य है। एक बात यहाँ पर और बता दूं कि बाजी करार जो है वो शून्य होता है, इल्लीगल नहीं होता है। इसलिए यदि बाजी करार से संबंधित कोई कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, संपार्श्विक संविदा है या संपार्श्विक करार है, तो वो शून्य नहीं होगा, वो इनफोर्सिएबल होगा। ठीक है, क्लियर है। अब एक एक्सेप्शन भी है बाजी करार में कि बाजी करार तो शून्य होता है, लेकिन यदि कोई चंदा देना है या कोई ऐसा अंशदान देना है जिस चंदे या अंशदान से किसी घुड़दौड़, हॉर्स राइडिंग जो होती है, उसके विजेता को 500 रुपए के मूल्य का या उससे अधिक का कोई पुरस्कार देना हो, कोई प्लेट देनी हो, कोई धनराशि देनी हो, तो इस तरह का करार शून्य नहीं होगा। बाजी करार शून्य होगा, लेकिन ऐसा कोई करार जिसमें चंदा देना हो या कोई कंट्रीब्यूशन करना हो, अंशदान करना हो, और उस अंशदान का पर्पस जो है किसी घुड़दौड़ के विजेता को 500 रुपए या उससे अधिक मूल्य का पुरस्कार, धनराशि या प्लेट देने के लिए किया गया हो, तो वह करार शून्य नहीं होगा। एक और कंसेप्ट है, लास्ट हमारा यहाँ पे है कि लॉटरी जो है वो लॉटरी टिकट पर जीती गई इनाम की राशि देने का करार बाजी करार होता है। लॉटरी टिकट हम लोग हमेशा करते हैं, उस पे जो भी हम इनाम की राशि जीतते हैं वो बाजी करार के अंतर्गत आता है और यह सेक्शन 30 के अंतर्गत शून्य है। इसकी यह प्रकृति उस दशा में भी प्रवर्तित नहीं होगी जब लॉटरी से संबंधित क्रियाकलापों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र अथवा राज्य द्वारा अधिनियम बनाया गया है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई एक्ट भी बना देती है और उस एक्ट के अंतर्गत भी अगर आप लॉटरी पे कोई इनाम राशि जीतते हैं, उस दशा में भी इसको इन्फोर्सिबल नहीं करा सकते हैं। यदि सरकार से अनुमति लेकर कोई लॉटरी का आयोजन किया जा रहा है तो वह भी बाजी करार ही होगा तथा शून्य होगा। परिणाम स्वरूप लॉटरी जीतने वाला इनाम वसूलने के लिए केस फाइल नहीं कर सकता है। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि लॉटरी पे जो भी इनाम जीतते हैं वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार से परमिशन लेके लॉटरी करें या कुछ भी करें, आप लॉटरी के टिकट पे जीते गए इनाम को लेने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं, न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त नहीं है। तो आज के इस लेक्चर में हमने सेक्शन 29 देखा, जहां कोई भी अनसर्टेन घटना हो तो वहां का एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है, और सेक्शन 30 में हमने देखा कि वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड होता है। इसके साथ ही हमने एक अपवाद भी देखा वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट का कि किसी घुड़दौड़ के विजेता को देने के लिए कोई अंशदान या कोई भी करार किया गया है 500 रुपए से अधिक कप प्लेट देने के लिए, तो वह शून्य नहीं होता है। तो इस प्रकार आज के लेक्चर में बस इतना ही, और इसी के साथ हमारा वॉइड एग्रीमेंट वाला टॉपिक समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, हम उसे सॉल्व करने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। और सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल के साथ बने रहिए, इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी लेक्चर मिस ना होने पाए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।